हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज 28 अप्रैल 2023 है। आज को जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। कृपया आप लोगों से गुजारिश है, कृपया इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे जो आने वाले नोटिफिकेशन होंगे आपको आसानी से प्राप्त हो सके। अगर मैं ये बात बता दूं कि आगामी जो आप 69 बीपीएससी जो उनका कैलेंडर जारी हो चुकी है, यूपीपीएस भी आगामी 2024 अब तो नेक्स्ट ईयर होगा, उसका कैलेंडर अभी जारी नहीं हुई है या यूपीएससी की बात करूं कि आगामी जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज़ रहता है। आप इसको ज़रूर नोट डाउन करें ताकि आपको पीटी और मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर पे आपको एग्ज़ाम में लाभ मिल सके। आगामी जैसे कि हाल ही में अगर आपने एग्ज़ाम दिया है 68 पीटी का, तो आपने देखे होंगे कि उसमें आपका जो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आया उसके पैटर्न को देखते हुए अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय में। इसलिए आपको न्यूज़पेपर खासकर मेंस के समय में अगर बात करें, मेंस के लेके भी अगर आप बीपीएससी का मेंस देते हैं, मेंस में जैसे आप तो एसएबी पेपर बुजुर्ग हो गया है या यूपीपीएस मेंस हो या यूपीएससी मेंस हो, मेंस के दृष्टिकोण से भी आपका कंटेंट जो चाहिए मेंस में आप आंसर लिखने को भी आपको देखा जाए तो बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपका न्यूज़पेपर। कि न्यूज़पेपर में जितना चाहिए आती है आर्टिकल्स, उतनी आर्टिकल्स आपको मैगजीन्स में नहीं आ पाती। लेकिन बहुत सारे क्या है कि लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ के सोचते चलो मैगजीन से ही काम चला लेंगे। लेकिन मैगजीन में क्या होती है कि सारे टॉपिक्स को नहीं दिया जाता जितना कंटेंट आपको न्यूज़पेपर में रहता है। इसलिए आपका न्यूज़पेपर जो है आज के समय के लिए आपको देखा जाए तो पहले भी इम्पोर्टेंट था, अभी भी इम्पोर्टेंट है और आगे भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर तो न्यूज़पेपर होता है। इसी इसी से आर्टिकल को कट कॉपी पेस्ट कट करके जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को तो नहीं डाला जाता है मैगजीन्स में, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट रहते हैं उनको डाल दिया जाता है जो जो उनको लगता है। इसलिए उससे ज़्यादा कंटेंट आपको न्यूज़पेपर में ही मिलेंगे। उसके बाद आपको मैगजीन तो सब कोई पढ़ ही लेते हैं लास्ट में जाके, न्यूज़पेपर बहुत कम ही लोग पढ़ पाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा उम्मीद जागरूक रहेगा, ये रहेगा, गुजारिश रहेगा कि आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मैं एक और बात करूं कि आप लोग एनसीईआरटी जो हमारी बैच चल रही है एनसीईआरटी को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आजकल के जो कोई एग्जाम हो रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी होगा। हमारा ये कोर्स जो एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो आप 99 999 रुपये का ये चल रहा है अभी नए एनसीईआरटी कोर्स। ये आपका टाइमिंग इसका है रात में 8:45 से 10:15 PM। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। चलिए तो हम लोग आप आगे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स को। देखा जाए तो सैन्य सहयोग पर चीन का प्रस्ताव खारिज है। कहा जा रहा है कि सीमावाद पर रखते हुए रिश्तों को समान बनाने की चीन की एक और कोशिश को भारत ने साफ तौर से खारिज कर दिया। चीन के पक्षों को रक्षा मंत्री जनरल सी सांगुप के साथ गुरुवार को बैठक में रक्षा मंत्री जनरल सिंह ने चीन की तरफ से सैन्य सहयोग को लेकर आए प्रस्ताव को मौके पर ही खारिज कर दिया। साथ ही चीन के रक्षा मंत्री को ये भी कहा गया कि मौजूदा समझौतों को तोड़ने की चीन की कोशिश की वजह से दोनों देशों के समूचे द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ा है। दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच तल्खी का आलम था, यह था कि दूसरे के साथ हाथ मिलाने पर औपचारिकता नहीं हुई है। यहाँ देखा जाए ये भी कहा जा रहा है कि सेना गठित करेगी कमांडर साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग्स, मतलब साइबर युद्ध की बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर सेना ने अपने ऑनलाइन नेटवर्क को ध्वनि बनाने के साथ साथ उनकी प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कमांडर साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग्स की जल्द स्थापना करने का फैसला किया है। सेना के जो कमांडर है वो पिछले हफ्ते हुए सम्मेलन में निर्णय ले लिया कि अपने हाईटेक साइबर वॉरफेयर सिस्टम को मजबूत बना रहे। चीन को इस क्षेत्र में तेज हुई रफ्तार को देखते हुए जो है भारतीय सेना साइबर युद्ध क्षमता को प्रतिस्पर्धा बनाने में पीछे नहीं रहना चाहती है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलें। ये जो टॉपिक सभी है लैंगिकता को लेकर, सोशल जस्टिस का भी ये टॉपिक है, सोशल इशू का भी ये टॉपिक्स आपको लगातार ये चर्चा में बना हुआ है। देखा जाए क्या कह रहा है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता का विरोध कर केंद्र सरकार से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या सरकार समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए बगैर उन्हें सामाजिक कल्याण के लाभ देने को तैयार है। क्या इनमें कुछ सामाजिक अधिकार दिए जा सकते हैं। पीठ ने भी पूछा कि क्या समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खाता रखने, बीमा पॉलिसी को साथ को नामित करने की अनुमति देती है, सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं। केंद्र का सरकार का जो दलील है उसके बारे में हम टिप्पणी करें, उसके बारे में बताएं आपको। तो केंद्र सरकार का यह कहना है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दी तो 160 कानूनी प्रावधानों पड़ेगा सर। समलिंगिता को प्यार करने, साथ रहने और साथी चुनने का अधिकार होगा, लेकिन शादी को कानूनी मान्यता की मांग करने का मौलिक अधिकार नहीं है। दलीलें मानी तो भविष्य की निषिद्ध संबंधी परों को भी चुनौती देना संभव हो पाया। यौन अभिरुचि और यौन स्वायत्तता की दलीलों को बनाया जा सकता है आधार। ये चीज़ें हैं।
आगे देखिए इसमें और भी है। जो हमारे चंद्रचूड़ साहब हैं सीजीआई, वह चाहते हैं कि सरकार का इस संबंध में कोर्ट को बताए कि क्या उपाय कर सकता है। जस्टिस आर एस बेट ने कहा है कि इसे शादी कहें या ना कहें, लेकिन एक लेवल जरूरी है। तो इस चीज़ को पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तो अभी टॉपिक चल ही रहा है। आगे है सूडान में फंसे भारतीय नागरिक को स्वदेश लाने की तैयारी। मतलब सूडान में जो फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कुछ जानकारी में है कि शुरू किया गया ऑपरेशन कावेरी है, लेकिन वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत सरकार हर भारतीय को स्वदेश लाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसलिए पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सूडान में फंसे हर भारतीय को लाने के हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये ऑपरेशन कावेरी। तो इस बात को याद रखेंगे। असम के उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ समझौता। मतलब असम के जो सक्रिय अंतिम उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ शांति समझौते के साथ ही असम में उग्रवाद का दौर पूरी तरह समाप्त हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय असम सरकार और डीएलए के बीच इस समझौते को शांतिपूर्ण पूर्वोत्तर की दिशा में एक और कदम बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसके साथ ही असम अब उग्रवादी समूह से बाहर हो चुका है। ये भी आपका इंटरनल सिक्योरिटी का ये टॉपिक था। साइबर युद्ध का खतरा। मतलब सेना गठित करेगी सब अंडर साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग्स। मतलब साइबर युद्ध की बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर सेना ने अपने ऑनलाइन नेटवर्क को आधुनिक बनाने के साथ साथ उनकी प्रभावी सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग्स की जल्द स्थापना करने का फैसला किया है। सेना के कमांडरों के पिछले हफ्ते हुए सम्मेलन के दौरान एक अहम निर्णय लिया गया। ऑपरेशन हाईटेक साइबर वारफेयर सिस्टम को लगातार मजबूत बना रहे हैं। चीन की इस क्षेत्र में हुई रफ्तार को देखते हुए भारतीय सेना ने भी क्या किया, तो आपको अपना साइबर युद्ध क्षमता को प्रतिस्पर्धा बनाने में कहीं पीछे नहीं रहना चाहती है। भारतीय सेना भी लगी हुई है। अब एडीबी की रिपोर्ट आया, क्या आया है कि जलवायु परिवर्तन से भारत की 30% जीडीपी हो सकती है समाप्त। मतलब जलवायु में हो रहे असामान्य परिवर्तन को लेकर यदि गंभीरता नहीं दिखाया गया और जैसा कार्बन उत्सर्जन अभी हो रहा है, तो ऐसा तो अगर होता रहेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था में 2021 वर्ष 2100 तक 30% की कमी हो सकता है। यही नहीं, भारत में कृषि उत्पादन व मछली उत्पादन में 18% तक की गिरावट वर्ष 2070 तक हो सकती है। ऐसे में भारत सरकार ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन को पूरी तरह से खत्म करने का जो लक्ष्य तय किया है, उसे हर हाल में हासिल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। वैसे भारत को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी सालाना सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी इकोनॉमी का आकार का 2.5% से ज़्यादा खर्च करना होगा। लेकिन यह जरूरी है कि मोटे तौर पर यह सारा उस रिपोर्ट का है जो एशिया एडीबी ने जारी किया है। ये एडीबी ने जारी किया है। रिपोर्ट में एक खास बात ये भी कहा गया है कि एशिया में पर्यावरण के बचाव के लिए कितनी कोशिश होती है। बहुत कुछ खास इस बात पर निर्भर करेगा कि इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति कितनी होती है, इसका प्रबंधन किस तरह से किया जाता है। जैसे एशिया में 1 अरब लोग अभी भी रोजाना 270 रुपये के करीब गुजारा कर लेते हैं। बांग्लादेश भारत में पर्यावरण पर कार्यक्रम की मेजबानी करेगा अमेरिकी दूतावास। ठीक है। बाद में नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास अमेरिकी सेंटर में 28 से 29 अप्रैल 2 दिवसीय उत्सव में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए चेंज मेकर्स और सामाजिक उद्यमियों का जश्न मना रहा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार भारतीय सामाजिक उद्यमियों नवोन्मेषों छात्र नेताओं और जीवन शैली से प्रभावित लोगों सहित 250 से अधिक युवा चेंज मेकर कार्यशालाओं और सम्मेलनों के माध्यम से उत्सर्जन में कमी, वैकल्पिक ऊर्जा, टिकाऊ फैशन और हरित व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों को उजागर करेंगे। ये चीज़ देख लेंगे। इस उत्सव में क्या हुआ है कि अमेरिकी संगीतकार केएलसी रारे और उनके बैंड बी 2B1 वर्ल्ड का अपर साइकिल किए गए वाद्य यंत्रों पर प्रदर्शन भी शामिल है। आपराधिक दीवानी मुकदमों की रिकॉर्ड हो डिजिटल। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, अगर देखा जाए तो जिला जो अदालत है उसका आपराधिक मुकदमों और दीवानी मुकदमों के सभी रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने का निर्देश दिया है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जो संजय करोल की पीठ ने ये भी कहा है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है तो 24 सितंबर 2021 को डिजिटल संरक्षण के लिए एसओपी जारी किया है था। मतलब न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी रिकॉर्ड जो है उसको सुरक्षित उचित सुरक्षा और नियमित अपडेट के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही के एक मजबूत सिस्टम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये एक चीज़ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में एक व्यक्ति की सजा को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। खंडपीठ ने कहा है कुछ न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल यह सुनिश्चित करेंगे कि आपराधिक मुकदमों के साथ साथ दीवानी मुकदमों के सभी मामलों में रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण विधिवत रूप से अभी सभी जिला अदालतों में किया जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। आगे देखा जाए
देखिए, आगे जो हमारा टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स पेज पर है कि बैंकों के कारोबारी मॉडल पर है नज़र। मतलब बैंकों का जो कारोबारी मॉडल है उस पर नज़र बनाया हुआ है। सॉरी। द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि खराब प्रदर्शन के चलते हुए विफल अमेरिकी बैंक जो अमेरिकी बैंक जो विफल रहे हैं, खराब प्रदर्शन रहा है। मतलब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने उनका कहना है कि खराब रणनीति के एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, इसलिए केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों के जरिए मॉडल पर नज़दीकी नज़र रखे हुए अमेरिका में हाल की जो घटनाएं हुई है उसके लिए खराब कारोबारी मॉडल को भी एक वजह बताते हुए दास ने कहा कि भारत की बैंकिंग प्रणाली मजबूत बना, मतलब हमारा जो भारत का जो बैंकिंग प्रणाली है वो मजबूत बना हुआ है और वैश्विक घटनाक्रम पर इसका खास प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला है। उनका यह बयान सिलिकॉन वैली बैंक को दिवालिया होने के कुछ सप्ताह बाद आया है। इस घटनाक्रम से अमेरिका और यूरोप के वित्तीय क्षेत्र में भी संकट बन गया था, तो इस बात को समझना जरूरी है। आपको वित्तीय जोखिम का वाले समझना भी जरूरी है ये चीज़ें। देखिए, क्योंकि आरबीआई प्रवर्तित कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स द्वारा वित्तीय क्षेत्र की मजबूती पर एक वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि अमेरिकी घटनाक्रम पर से यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या निजी बैंक का कारोबारी मॉडल सही था। उन्होंने कहा कि भारत की जो वित्तीय प्रणाली मजबूत बना हुआ है, वित्तीय जोखिम का नियमित आकलन करने निदेशक मंडल, मतलब उन्होंने बैंकों के प्रबंधन और निदेशक मंडल से नियमित रूप से वित्तीय जोखिम का आकलन करने और पर्याप्त पूंजी और तरलता बफर बनाने पर भी ध्यान देने का उन्होंने कहा कि बैंकों को लगातार मजबूती और सतत वृद्धि के लिए न्यूनतम नियामकीय जरूरत से अधिक होना चाहिए। गवर्नरों ने अंशधारकों को सतर्क करते हुए कहा कि दुनिया भर में परंपरा से हटकर नीतियां अपनाई जा रही है। वित्तीय प्रणाली की सतत वृद्धि को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध, मतलब उन्होंने कहा आरबीआई जो भविष्य के लिए भारतीय वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और इसकी सतत वृद्धि को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंकों ने हाल के समय में दबाव और पूंजी बफर के मोर्चे पर सुधार किया। बैंकों की सकल गैर निष्पादित आस्तियां जो है दिसंबर 2022 में घटकर 4.41% रह गया, जो मार्च 2022 में 5.18% और 31 मार्च 2021 को 7.3% था। ये चीज़ें हैं। आगे है कि कौशल और किस्मत के खेल में वर्गीकृत हो सकते हैं ऑनलाइन गेम। मतलब आगे है कि आपका वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को कौशल और किस्मत के खेल को श्रेणी में वर्गीकृत करने और अलग अलग दर से जीएसटी लगाने पर विचार कर रहा है। ऐसे ऑनलाइन गेम जहां जीत हार का फैसला किसी निश्चित परिमाण पर निर्भर है या उसकी प्रकृति सट्टेबाजी या जुए पर है, वहाँ 28% की दर से जीएसटी लगेगा। कौशल वाले ऑनलाइन गेम्स पर 28% 18% से कम कर लगाया जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग पर जो है कराधान के बारे में अंतिम फैसला जीएसटी परिषद मई या जून में होने वाली अपनी अगली बैठक में करेगा। एक अधिकारी ने कहा, अधिकारी ने यहाँ मीडिया से कहा कि सभी ऑनलाइन गेम किस्मत पर आधारित नहीं है। कौशल आधारित जो किस्मत है, कौशल आधारित जो है आधारित और किस्मत आधारित पर खेल के बीच अंतर करना होगा। मतलब इस समय ऑनलाइन गेमिंग पर 18% जीएसटी लगता है। यह कर जो है ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल द्वारा दिए जाने वाले कुछ शुल्क पर लगाया जाता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन शर्मा की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने पिछले साल वित्त मंत्री सरमन को ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर एक रिपोर्ट सौंपा था। जी हम लोग देख लिए। आगे है कि हमारा अमेरिकी कारोबारों को बढ़ोतरी के मौका देती है भारतीय अर्थव्यवस्था। अमेरिका के एक सिख संगठन जो व्यापारिक संगठन है उनका कहना है कि जो भारत की आर्थिक विकास दर है, हमारा भारत का जो आर्थिक विकास दर है वो अमेरिकी कारोबारों के आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार संबंध भी मौजूद होता है। अमेरिकी भारत बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट अतुल कश्यप ने बुधवार को कहा है कि हमारा भारत के साथ जो अमेरिकी कारोबारियों के साथ संबंध में यहाँ मध्यम वर्ग के लिए अच्छी नौकरियां पैदा हो रही है और इस साल दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 190 अरब डॉलर के पार कर गया। इसके साथ ही अमेरिका से औद्योगिक मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्यात में बढ़ोतरी हुआ है। इस चीज़ को अभी हम देख लें कि 50% वैल्यू एडेड पर ही पीएलआई क्या है, पहली पीएलआई का लाभ मिलेगा। मतलब क्या कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई का लाभ लेने के लिए कंपनियों को 50% तक वैल्यू एडिशन करना अनिवार्य होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण में कई कंपनियां जो अभी सभी कल पुर्जों को आयात करके उसे असेंबल कर बेच रही है। इस प्रकार के निर्माण का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। गुरुवार को भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएलआई स्कीम के तहत लाभ लेने वाली कंपनियों के लिए प्रक्रिया संचालन का मानक जारी किया गया है।
शीर्ष वैश्विक प्रोजेक्ट में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। मतलब एक जो प्रोजेक्ट है, भारत की विकास तेजी से बढ़ रहा है, इस दिशा में भारत के कई प्रोजेक्ट पर काम चले। इसमें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यह दुनिया के शीर्ष बड़े प्रोजेक्ट में शामिल है। निर्माण सॉफ्टवेयर कंपनी वन बिल्ड द्वारा जारी एक रिपोर्ट में जानकारी दिया गया। कंपनी इस रिपोर्ट में दुनिया भर के बड़े प्रोजेक्ट का आकलन किया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल 2024 तक पूरा होने का उम्मीद है। 4.5 लाख लोगों को बसाया जाएगा न्योम सिटी 2026 तक। गल्फ रेलवे है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर सिल्क सिटी है। देखिए दुनिया भर के शीर्ष निर्माणाधीन परियोजनाएं, ट्रेन टी को ट्रांसमिशन नेटवर्क यूरोपियन 600, इमोन सिटी 500, गल्फ रेलवे 250, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 230 अरब डॉलर। ये है सब पूरा ऑल ओवर दुनिया भर का है, सारा चीज़ को दिया हुआ है, आपको डाटा है। आईआर की अगर हम बात करें, किसी से 250 से नहीं बदल सकता कश्मीर का सच। मतलब कश्मीर का सच जो है किसी से कहने से बदल नहीं सकता है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को भारतीय प्रतिनिधि का करारा जवाब मिला है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारतीय प्रतिनिधि ने करारा जवाब दिया है। कोई भी दुष्प्रचार कश्मीर का सच नहीं बदल सकता। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे और रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार को पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकबर ने अपना संबोधन में जम्मू कश्मीर का उल्लेख किया है। इसका संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी जो मिशन के काउंसलर हैं प्रतीक माथुर ने माकूल जवाब दिया। उनका ये कहना था किसी भी देश द्वारा जो दुष्प्रचार करके वास्तविकता को नहीं बदल सकता। वीटो का प्रयोग विषय पर संयुक्त राष्ट्र में बहस चल रही थी। मतलब वीटो का जो प्रयोग है उस पर संयुक्त राष्ट्र में एक बहस चल रही थी। ठीक है, वीटो को राजनीतिक हितों के लिए होता रहा है प्रयोग। भारत तब माथुर ने वीटो का प्रयोग विषय पर उन्होंने का कहना है संयुक्त राष्ट्र महासभा की वीटो पहल अपनाए हुए 1 वर्ष हो गया है। ठीक है, 1 वर्ष हो गया है, लेकिन इस पर कोई प्रगति नहीं हुआ। माथुर ने कहा है कि पिछले 72 वर्ष में परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों द्वारा अपने राजनीतिक हित में वीटो का प्रयोग किया गया। इस यह समानता अधिकार का उल्लंघन करता है। केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास सुरक्षा परिषद का स्थायी होने के नाते वीटो पावर इस्तेमाल करने का अधिकार है। भारत सुरक्षा परिषद में सुधार का हिमायती है। वह सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता का प्रमुख दावेदार है। भारत के G20 नेतृत्व के अभूतपूर्व नतीजे निकलेंगे। हर्ष श्रृंगला का कहना है विश्व भारत को एक ऐसे रूप में देख रहा है जो आने वाले समय में वैश्विक समस्याओं का हल कर सकेगा। भारत की ओर से G20 बैठक की अध्यक्षता के नतीजे अभूतपूर्व होंगे। यह कहना है G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला का। देखिए ये है, चीन रेल मार्ग से पाक को जोड़ने के लिए गुलाम कश्मीर से निकालेगा एक ट्रेन। मतलब चीन अब कंगाल पाकिस्तान को रेल मार्ग से जोड़ना चाहता है और कोई उसका योजना ये है कि रेल मार्ग पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर से जम्मू कश्मीर से लेकर जाने की ये इस योजना की लगभग करीब 57.7 अरब डॉलर होगा। एक आधिकारिक में मुताबिक चीन सरकार ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस बेहद महंगी योजना को आगे बढ़ने का फैसला कर दिया है। सैन्य सहयोग को प्रगाढ़ करेंगे पाकिस्तान और चीन। मतलब पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने इन दिनों चीन के 4 दिवसीय दौरे पर है। यही सब चीज़ें चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले जेट इंजन समझौते को पूरा करने में जुटा वाशिंगटन। ये है हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले जेट इंजन समझौते को पूरा करने में जुटा पाकिस्तान। मतलब भारत और अमेरिका रक्षा क्षेत्र में रिश्तों में मजबूती चाहते हैं और यह सबसे सही समय है। भारत का जेट इंजन चाहिए और हमारा सबसे पहला ध्यान इस पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित यात्रा से पहले हम इस मॉडल को पूरा कर लें, इस पर लगातार काम हो रहा है। अमेरिकी कांग्रेस रो खन्ना ने ये बातें गुरुवार को कहा। उनका कहना है कि अमेरिकी जो कंपनी इलेक्ट्रिक जेई भारत को तकनीक हस्तांतर करने को तैयार है। यह होने के बाद हल्के लड़ाकू विमान मार्क 2 के लिए 2028 तक भारत में इंजन का काम हो सकेगा निर्माण। उनका कहना है कि एयर इंडिया ने विमान और जेट इंजनों की अब तक की सबसे बड़ी खरीद की घोषणा की थी। इसमें जो है जी और CPFM इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा निर्मित इंजनों द्वारा संचालित विमान शामिल है। जी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कार्य कर रहा है। हाल की जी की F404 संबंधी इंजन का प्रयोग अपने हल्के लड़ाकू विमान तेजस में करता रहा है। अमेरिका और भारत के संबंध जो है भविष्य में के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, गार्सिटी का कहना है। तो अमेरिका और भारत का जो संबंध है दोनों देशों के लिए फ्यूचर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण। दोनों देशों इससे आगे से इतने मुद्दों पर इतने करीबी सहयोग के रूप में इससे पहले कार्य नहीं किया था। यह बात अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी ने कहा था। बुधवार को एक सम्मेलन में उनका कहना था कि
यूएस शिखर सम्मेलन में एक सभा को संबोधित करे थे, वहीं भारतीय राजदूत रंजीत संधू ने कहा कि दोनों देश संबंधों को और प्रगाढ़ करने में जुटा है, यह विश्व हित में भी है। उनका कहना है कि भारत में डिजिटल पेमेंट जैसे बड़े बदलाव हुए हैं आज विश्व की 40% डिजिटल पेमेंट भारत में हो रहा है। वहीं अमेरिका के प्रबंधन और संसाधन राज्य के उप सचिव रिची वर्मा ने कहा कि अमेरिकी भारत के संबंधों में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, लेकिन पिछले 23 वर्षों में हम इसमें तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थिति के कारण अमेरिका और भारत संबंधी इस सदी का सबसे अधिक परिणामी संबंध है। साथ ही आने वाले कुछ वर्षों में भारत हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने जा रहा है। रूस मामले में अमेरिका को भारत के साथ धैर्य रखने दिखाना होगा। मतलब अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री जिम मैटिस का कहना है कि अमेरिका को रूस भारत संबंधों को लेकर नई दिल्ली के साथ रणनीतिक धैर्य दिखाने की जरूरत है। भारत यूक्रेन पर रूस के हमले का समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध काफ़ी मजबूत है। मैटिस का कहना है कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत ने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को बरकरार रखा है और यूक्रेन पर हुए रूस के आक्रमण का समर्थन नहीं करता है। ये चीज़ें निकल के आ रहा है। चलिए, तो हम लोग का जो आज का जो आर्टिकल था, तो हमने आज का आर्टिकल को डिस्कस किया आप लोगों के सामने। आप लोगों से ये उम्मीद है, आप लोगों से ये गुजारिश है या विनती का है, विनती भी है कि आप लोग कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और भी जितना हो सके आप लोग जिनको वीडियो अच्छा लगे तो आपको शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करने का प्रयास जरूर करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और हमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हमें क्या होगा कि इसे शेयर करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन प्राप्त होता है, ताकि और आगे अच्छे से अच्छे सेशन को लेके आए। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।